नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ध्यान समझिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें या तो सेम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म अथवा अलग अलग सेक्स वाले, ठीक है, अलग अलग सेक्स वाले अलग अलग जीव द्वारा, ऑर्गेनिज्म द्वारा मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किया जाता है। दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो गैमीट्स हैं वे आपस में फ्यूज करते हैं, गैमीट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जाइगोट जो है आगे डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किया जाता है। यह फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा या फिर अलग अलग इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं। गैमीट्स जो बनते हैं वे आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट्स जो है वह डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। इट इज एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड सो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में काफ़ी विस्तृत, जटिल और स्लो प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में यह काफ़ी एलाबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट आर ऑलमोस्ट देमसेल्फ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो कि मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से होता है, इससे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वह न तो आपस में ही सेम होता है, ठीक है, न वे आपस में ही सेम होते हैं और न ही अपने माता पिता अर्थात जनक से, पेरेंट से ही सेम होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो कि मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से होता है, ठीक है, जिससे जो ऑफस्प्रिंग तैयार होती हैं वे अपने पेरेंट से अथवा आपस में ही समान नहीं होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है। उनमें पेरेंट्स से भी डिफरेंस होता है और खुद आपस में भी डिफरेंस होता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट आर ऑलमोस्ट देमसेल्फ। ठीक है, तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं वे पेरेंट से अलग होते हैं और खुद से भी अलग होते हैं। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई सो दैट थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सुपर प्रिंसिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, तो अगर जो है प्लांट, एनिमल और फंजाई, ठीक है, प्लांट, एनिमल और फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाए, ठीक है, प्लांट, एनिमल और फंजाई जैसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाए, तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है और इनकी जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, यह एक दूसरे से अलग होती है। व्हेन इट कम्स, ठीक है, ये दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। लेकिन
जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और सिमिलर पैटर्न का फॉलो करते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्लांट, एनिमल और फंजाई का स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इनमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, ग्रेटली डिफरेंस होते हैं। लेकिन जब यह सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें हमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में ये एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ठीक है, और यह एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं। दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, ये सभी एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में कौन से ऐसे फीचर होते हैं जो कॉमन होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने लाइफ के एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद जो है वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी आती है उनमें। ठीक है, बिफोर दे कैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। ठीक है, यह जो ग्रोथ का पीरियड है इसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। प्लांट में इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और एनिमल में इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, जिसमें ये ग्रोथ करते हैं और मैच्योर होते हैं। उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस फेज ऑफ ए वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यह फेज जो है ग्रोथ और मैच्योरेशन का, यह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। ठीक है, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज की समाप्ति जो है वे हम देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट में अगर देखा जाए तो वह उसमें फ्लावर आने लगता है। ठीक है, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज के लास्ट में जब समाप्त होता है तो प्लांट्स में फ्लावर आने लगते हैं। ठीक है, तो द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज की समाप्ति, ठीक है, को जो है रिप्रोडक्टिव फेज के बिगिनिंग के रूप में हम देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज के स्टार्टिंग के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट। हायर प्लांट में इसको आसानी से देखा जा सकता है। व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब इनमें फ्लावर आने लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। कितना लंबा समय लगता है, ठीक है, कितना लंबा टाइम पीरियड लगता है कि मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट और मैंगो प्लांट में फ्लावर आने में। फ्लावर आने में कितना लंबा समय लगता है। ठीक है, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होता है वह एक से अधिक बार होता है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस। कुछ प्लांट्स में एक से अधिक बार फ्लावरिंग होता है, एक से अधिक बार फूल लगते हैं। ठीक है, व्हाट यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तब जो है ये जो फूल लगने का बीच का जो अंतराल उत्पन्न हो रहा है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड आ रहा है, उसको हम जुवेनाइल में शामिल करेंगे या फिर मैच्योर में शामिल करेंगे।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कई बार जो है फूल लगता है, एक से अधिक बार फूल लगता है। तो उन प्लांट्स को हम, ठीक है, जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है उसको किस में शामिल करेंगे, उनको जुवेनाइल में शामिल करेंगे कि मैच्योर में शामिल करेंगे। ठीक है। तो आइए इन सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते हैं। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया। अपने एरिया के कुछ ट्री का आप लोग निरीक्षण करें, देखें, ऑब्जर्व करें। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या जो हैं वे फ्लावर जो हैं, ठीक है, ईयर सेम मंथ में, ईयर दर ईयर जो है देते हैं। क्या वर्ष में उनका फ्लावरिंग जो है किसी निश्चित मंथ में होता है? क्या प्रतिवर्ष इन प्लांट में उसी माह में, उसी मंथ में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या वर्ष दर वर्ष जो है, जो वर्ष दर वर्ष जो है उसी टाइम में, उसी मंथ में उनमें फ्लावर लगा था? वाई डू यू थिंक आर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट etc इज सीजनल। ठीक है। क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैंगो, एप्पल और जैकफ्रूट में यह जैसे फल जो हैं मौसमी होते हैं, ये सीजनल होते हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इनमें जो फ्लावर होता है वो सीजन में निकलता है? वाई डू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट etc इज ए सीजनल। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट आदि में फ्रूट्स जो हैं, फल जो हैं वे सीजन में लगते हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। ठीक है। क्या जो है कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर जो है फ्लावर होता है और कुछ में जो है सीजन के आधार पर फ्लावर लगते हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ष भर, पूरा साल जो है फ्लावर लगते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीजन के आधार पर फ्लावर लगता है। प्लांट्स द एनुअल एंड बाई एनुअल टाइप्स सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीजनल फेज। ठीक है। प्लांट्स जो हैं जो एनुअल होते हैं, जो वार्षिक होते हैं, या फिर बाई एनुअल होते हैं जो द्विवार्षिक होते हैं। ठीक है। ऐसे टाइप्स के होते हैं और सभी प्लांट्स में, ठीक है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीजनल फेज होते हैं। ठीक है। बट इन द पेरिनियल स्पीसीज, लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज है, जो बहुवर्षीय प्लांट हैं, पेरिनियल स्पीसीज हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। उनमें इन फेज को बताना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है। तो प्लांट्स द एनुअल एंड बाई एनुअल टाइप्स, जो प्लांट्स वार्षिक होते हैं या फिर द्विवार्षिक होते हैं, उनमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीजनल फेज को आप आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। बट इन ए पेरेनियल स्पीसीज, लेकिन जो बहुवर्षीय होते हैं, पेरेनियल स्पीसीज होते हैं, उनमें यह बताना काफ़ी कठिन होता है, उनमें फेज को बताना काफ़ी कठिन होता है। अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट, ठीक है, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है, असामान्य रूप से उनमें फ्लावर लगता है। ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें असामान्य रूप से अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पीसीज, इनमें से कुछ है जैसे कि बांस के जो है बम्बू स्पीसीज में फ्लावर का लगना जो है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, उनके लाइफ में केवल एक ही बार होता है। तो जो बम्बू प्लांट्स होते हैं, बांस के प्लांट होते हैं, उनमें फ्लावरिंग उनके पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार होता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। और यह फ्लावरिंग बम्बू स्पीसीज में 50 से 100 वर्ष के दौरान एक ही बार होता है। उस समय प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई,
ठीक है, बम्बू प्लांट्स में अधिक मात्रा में फ्रूट्स लगते हैं और प्लांट जो है सूखने लगता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में आप देख रहे हैं कि अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है, जैसे कि बम्बू स्पीसीज के फ्लावर में, जिसमें उनके जीवन में केवल एक ही बार 50 से 100 वर्ष के दौरान एक ही बार फ्लावर लगता है और एक बड़ी संख्या में फ्लावर फ्रूट्स लगते हैं और उस प्लांट का डेथ हो जाता है। अनदर प्लांट ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुरंजियाना, ठीक है, एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, जिसे एंथ्रोबिलेंथस कुरंजियाना कहते हैं, नीला कुरंजी से कहा जाता है, एंथ्रोबिलेंथस कुनियाना या नीला कुरंजी। फ्लावर वंस इन 12 ईयर, इसमें जो है 12 ईयर पर फ्लावर लगता है। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में, जिसे नीला कुरंजी कहते हैं, इसमें 12 वर्ष पर एक बार फ्लावर लगता है। फ्लावर वंस इन 12 ईयर। एज मेनी ऑफ यू वुड नो, अधिकांश लोग आप जानते होंगे, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006, यह प्लांट जो है सितंबर अक्टूबर के मंथ में 2006 के दौरान फ्लावरिंग किए थे, फूल खिला था। ठीक है, इट मॉस फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑन हिली एरिया इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेसेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, तो जब 2006 के सितंबर और अक्टूबर माह में मंथ में नीला कुरंजी में फ्लावरिंग हुआ था, तो बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ में फ्लावर उत्पन्न हुए थे। इट्स मास फ्लावरिंग, ठीक है, बड़ी संख्या में जो है फ्लावर उत्पन्न हुए थे। ठीक है, जिसके कारण जो है जो हिली एरिया के ट्रैक्स थे, हिली एरिया के जो रास्ते थे, कहाँ के, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के, ठीक है, उनकी सड़कों के किनारों पर फूलों का कालीन सा बिछा दिखाई दिया था। ठीक है, पूरा फूल ही फूल जो है कालीन के रूप में दिखाई दे रहे थे। ठीक है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वहाँ पे आकर्षित हुए थे। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेसेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, इस दृश्य को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है इसकी ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो यह 12 साल के बाद जो है फ्लावरिंग होता था। 2006 में हुआ है, फिर 2018 में हुआ है। ठीक है, फिर 12 साल बाद जो है इसमें फ्लावरिंग होगा। इन एनिमल द जुवेनाइल एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, in animal the juvenile phase is followed by morphological and physiological change prior to active reproductive behavior। ठीक है, अब एनिमल में जो है कैसे जानेंगे, तो मैक्सिमम एनिमल में जो है इस फेज में, जुवेनाइल फेज जब चेंज होता है रिप्रोडक्टिव फेज में, तो बहुत सारे उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। एनिमल में जुवेनाइल फेज जब रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होता है, तो एनिमल्स में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं और जिससे उनके बिहेवियर में चेंज होता है। ठीक है, तो अधिकतर एनिमल्स के जुवेनाइल फेज की समाप्ति जो है उनके रिप्रोडक्टिव व्यवहार के पहले उनके शारीरिकी और आकारिकी में बदलाव होते हैं, अर्थात मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली चेंज होते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज जो होते हैं वे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम के होते हैं। ठीक है, तो एनिमल में कैसे पहचानेंगे रिप्रोडक्टिव फेज को, जैसे प्लांट में फ्लावर आने से हम पहचानते थे, तो इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, एनिमल में जब जुवेनाइल फेज की समाप्ति होगी, किशोरावस्था की समाप्ति होगी और रिप्रोडक्टिव फेज आएंगे, उस दौरान जो है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, जिससे हम देखेंगे कि
जुवेनाइल फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हुआ है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होंगे। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज जो है अलग अलग ड्यूरेशन का जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, तो क्या आप मानव में, ठीक है, पाए जाने वाले परिवर्तन का लिस्ट बना सकते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हुआ है, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में आपको जानना है। कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो क्या आप ह्यूमन बीइंग्स में ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को शो करता है। तो आइए देखते हैं इसको। एमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। ठीक है, एनिमल्स में हम लोग पहला एग्जाम्पल बर्ड्स का लेते हैं। इनमें आप देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कैसे होता है। एमॉन्ग एनिमल फॉर एग्जाम्पल बर्ड डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, क्या बर्ड्स जो है पूरे वर्ष के समय, पूरे वर्ष के दौरान अंडे देते रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो हैं क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं। एमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, एनिमल्स में हम लोग पहले बर्ड्स के बारे में देखते हैं। तो क्या ये पूरे वर्ष तक अंडे देते हैं। और इट इज़ अ सीजनल फिनोमिना, या फिर अंडे देना जो है वह एक सीजन की परिस्थिति है, एक सीजन के दौरान होता है, यह सीजनल फिनोमिना है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे एनिमल के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि फ्रॉग और लिजर्ड में क्या होता है। यू विल नोटिस दैट, आप देखते हैं कि बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बर्ड्स प्राकृतिक होती हैं, जो नेचर में रहती हैं, उन पर ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट नहीं है, मानव उस पर प्रभावित नहीं है। तो ऐसे बर्ड्स जो हैं वे सीजनली होते हैं, उनमें सीजन में अंडे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स जो नेचर में हैं, नेचर के हवाले हैं, उनमें जो एग्स है वे सीजन में होता है। तो यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज पोल्ट्री फार्म, लेकिन जो बर्ड्स जो है पोल्ट्री फार्म में पाले गए हैं, पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स पाले गए हैं, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, वे वर्ष भर अंडे देती रहती हैं। तो जो पोल्ट्री फार्म में जिन बर्ड को पाले गए हैं वे वर्ष भर अंडे देती हैं, उन पर ह्यूमन एक्टिविटी होता है, मानव का नियंत्रण होता है, जिससे वे पूरे वर्ष तक अंडे देती हैं, जो पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स होते हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इस कंडीशन में, इस केस में अंडे देना जो है वह रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, यह जो है एक कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, मानव के द्वारा एक व्यापार है और यह जनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नेचर में बर्ड्स रहते हैं वे केवल एक सीजन में, एक विशेष मौसम में ही अंडे देते हैं, लेकिन जो संरक्षण में जो बर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में, वे वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उनमें उत्पन्न की जा सकती है। और ऐसे मामले जो हैं, अंडे देने का कार्य जो है वह रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह जो है बड़े पैमाने पर व्यापार से संबंधित है, जो मात्र जो है मानव कल्याण ही कहा जा सकता है, ह्यूमन वेलफेयर ही कहा जा सकता है। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। ठीक है, तो जो प्लेसेंटल मेमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मेमल्स के कौन, फीमेल, प्लेसेंटल मेमल के फीमेल्स जो हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज के
दौरान जो है ओवेरियन, ठीक है, ओवेरियन में काफ़ी साइक्लिक चेंज होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान प्लेसेंटल मेमल्स की जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं ओवेरीज में, वे सब हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगते हैं, साइक्लिक चेंजेज होने लगते हैं, ठीक है। और जो एसेसरी डक्ट होते हैं वे भी वेल डेवलप होने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे फीमेल्स जिनमें प्लेसेंटल्स मेमल्स आते हैं, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ओवेरीज में, एसेसरी डक्ट्स में और हार्मोन में ये सब चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फीमेल्स में, ठीक है, जो प्लेसेंटल मेमल्स होते हैं उनमें, ओवेरीज में उनसे संबंधित जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेज होने लगते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। इन नॉन प्राइमेट्स मेमल्स, जो नॉन प्राइमेट्स मेमल्स हैं जैसे कि काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर इटीसी, सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो जो नॉन प्राइमेट्स मेमल्स हैं उनमें ये जो साइक्लिक चेंज हो रहे हैं, साइक्लिक चेंजेज हो रहे हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, उन्हें ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। तो नॉन प्राइमेट्स मेमल्स में साइक्लिक चेंज को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वेयर एंड प्राइमेट्स, जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि मंकी, एपीज, ह्यूमन्स, इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो प्राइमेट्स में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट्स में इसको ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंज होते हैं उन्हें ओस्ट्रस साइकिल कहेंगे, और प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंज होंगे उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeder, ठीक है। तो बहुत सारे मेमल्स स्पेशली रूप से जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, वाइल्ड कंडीशन में है, जंगली जीवन में है, उनमें जो है इस तरह के साइकिल जो हैं एक फेवरेबल कंडीशन के दौरान आते हैं, फेवरेबल सीजन के समय आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और ऐसे लोगों को सीजनल ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है। तो वे एनिमल्स, वे मेमल्स जो वाइल्ड कंडीशन में हैं, नेचर में हैं, उनमें इस तरह के साइकिल्स जो हैं केवल फेवरेबल सीजन के दौरान रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं, इसलिए ऐसे मेमल्स को सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। मैनी अदर मेमल्स, इसके अलावा बहुत सारे मेमल्स हैं, आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। तो बहुत सारे मेमल्स जो हैं वे पूरे वर्ष जो है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, और ऐसे मेमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो मेमल्स हैं जो प्राकृतिक रूप से जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वे अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थिति में, फेवरेबल कंडीशन में ऐसे साइकिल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो मेमल्स हैं वो अपने पूरे, ठीक है, कंप्लीट जनन काल में जनन के लिए एक्टिव रहते हैं, तैयार रहते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लाइव एलॉन्ग एनथ, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लाइव लॉन्ग एनथ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन्ट बाई ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। हम लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि हम सभी जो हैं एज में बढ़ते हैं, ठीक है। यदि हम लंबी, ठीक है, एज तक जीवित रहें, परंतु
ओल्ड होने का क्या अर्थ है, ठीक है। बट व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रोइंग ओल्ड, तो बूढ़े होने का क्या अर्थ है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, हम लोग सभी वृद्धि करते हैं, आयु में बढ़ते हैं। इफ़ वी लाइव लॉन्ग इनफ, और जो है हम लंबी आयु तक जिंदा रहते हैं। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, तो हम लोग देखते हैं कि बट व्हाट इज मीन्ट बाई ग्रोइंग ओल्ड, फिर बूढ़े होने का क्या अर्थ है, ठीक है। हम लोग सभी लोग बढ़ते हैं, लंबी आयु तक जीते हैं, लेकिन बूढ़े होने का क्या अर्थ है, कैसे हम कहेंगे कि अब बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज की समाप्ति। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ, ठीक है, सेंसेंस आर ओल्ड एज, ठीक है। क्या रिप्रोडक्टिव फेज की समाप्ति, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज की समाप्ति जो है वह बूढ़े होने का के रूप में हम पैरामीटर के रूप में ले सकते हैं, ओल्ड के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस आर ओल्ड एज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज की समाप्ति को ओल्ड के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। देयर आर concomitant changes in body like slowing metabolism etc during the last phase of life span, ठीक है। लाइफ स्पेन के अंतिम समय में बॉडी में जो है कॉन्कोमिनेंट चेंज होते हैं, जैसे कि स्लोइंग मेटाबॉलिज्म जो है वे सब स्लो होने लगते हैं, ठीक है। बॉडी में लाइफ की जो स्पेन होता है, लाइफ अवधि होती है, उसके अंतिम समय में जो भी कॉन्कोमिटेंट चेंजेज होते हैं, ठीक है, उनमें लाइक स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, ठीक है, यह सब होते हैं। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और ओल्ड एज जो है अंत में मृत्यु तक ले जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट फेज के दौरान, जीवन के लास्ट फेज के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वह स्लो होने लगता है, और ओल्ड एज जो है यह आगे बढ़ते जो है लास्ट डेथ तक समाप्त हो जाता है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज, ठीक है। प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, इनमें हार्मोन्स जो होते हैं वे तीनों फेज के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के लिए, ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार पाए गए हैं। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज, तीनों फेज के ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स जो है जिम्मेदार पाए गए हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हार्मोन्स और कुछ विशेष जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होते हैं, पारस्परिक क्रियाएं होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक हैं, जिनके बीच में परस्पर क्रियाएं होती हैं, जो जीवों की जनन क्रियाओं और व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।